आप देख रहे हैं 3 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लगातार न्यूज 18 इंडिया कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। अपने वीडियो संदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में पीएम मोदी ने देशवासियों का शुक्रिया किया। साथ ही पीएम मोदी ने 5 अप्रैल यानी इसी रविवार को सभी लोगों से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंद करने की अपील की और 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या फिर मोबाइल की लाइट जलाने को कहा। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य न अस्ति उत्साह परम बलम।
स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम, यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। आज देश के नाम अपने संदेश में पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि 5 अप्रैल की रात 9 बजे पूरा देश अपने घर के बाहर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की रोशनी करे। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पीएम की 2 अपील से जुड़ी है। पहली तस्वीर 22 मार्च की है, जब पीएम ने सबसे कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में घर के बाहर खड़े होकर थाली, ताली और घंटी बजाने की अपील की थी। आज पीएम ने एक बार फिर पूरे देश से अपील की है कि वो 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दें और घर के बाहर दिया जलाएं। पीएम मोदी ने जनता को ईश्वर बताते हुए कहा कि सब मिलकर ही कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। पीएम मोदी ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए देश की जनता का शुक्रिया भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। और डॉक्टर के अग्रवाल ने 5 अप्रैल को दिया जलाने की अपील का स्वागत किया और बताया कि रोशनी करने के पीछे कुछ वैज्ञानिक वजह भी हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकती हैं। मोदी जी's request of 5th April 9 PM for 9 minutes कि हम सब लोग 9 मिनट के लिए हम एक ही संकल्प के साथ में प्रे करें, दिए जलाएं, is based on Yoga Vasishta, Chapter 6, The Principle of Collective Consciousness. जैसा 5% लोग सोचते हैं वैसा 95% लोग करेंगे। The collective mass is 1 to 5%. ये बेस्ड है उस प्रिंसिपल से कि हमारे शरीर के अंदर में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उसको हील करने की ताकत भी हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है, बेस्ड ऑन क्वांटम प्रिंसिपल, रितम भरा प्रज्ञा प्रिंसिपल। अगर हम सब लोग कलेक्टिवली सोचेंगे कि हमारे शरीर के ACE2 रिसेप्टर्स पे कोरोना वायरस ना जमे, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल मेक श्योर
कि ऐसा होगा। आइए हम सब लोग मोदी जी की इस बात का पालन करें। और इसी के साथ आप चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। हाय, मेरा नाम सुफियान सादी है और मैं 27 वर्ष का हूँ। मैं रांची से हूँ और मेरा सवाल ये है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। हेलो डॉक्टर साहब, मैं शिमला से चुन्नीलाल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल क्या खाया जाए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। मैं रघुराज, उम्र 27 वर्ष, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा कोरोना वायरस को लेकर यह क्वेश्चन है कि हमें खाने में क्या सेवन करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त रहे और स्ट्रांग रहे। मेरा नाम मंजू धनगर है। मेरी उम्र 14 वर्ष की है। मैं आगरा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या भोजन करें कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। मैं शालिनी, तेलंगाना से। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहे। मैं अंजलि, 23 वर्षीय, मनाली से हूँ। मेरा सवाल है कि क्या खाना खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान हमें देना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे ठंडा पैर नहीं लेना है, ठंडा दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है हमको। हमें गुनगुना पानी का सेवन करना है। हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में विटामिन सी होना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ हमको लंबी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से उर्मिला शर्मा बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो इस दौरान पानी क्या ज़्यादा पीना चाहिए? मैं निशा अग्रवाल, मैं हरियाणा सिरसा से हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इन दिनों ज़्यादा पानी पीने से कोरोना से बचाव हो सकता है? हमें डेफिनेटली ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे गंदे कीटाणु बाहर निकलते हैं और हमारी क्षमता लड़ने की बढ़ जाती है। मेरा नाम उज्ज्वल वर्मा है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 वर्ष है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग पेपर करेंसी और कॉइन्स यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं गौरव शुक्ला कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि रुपए और अखबार को लेकर के क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? दिल्ली से गौरव बोल रहा हूँ। एंड जैसे आजकल कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें जैसे अखबार, नोट या कागज़, इन सब चीज़ों से क्या परहेज़ करना चाहिए? मैं मुकेश कुमार, उम्र 28 वर्ष, जनपद फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि रुपए के लेन देन को और अखबार को लेकर क्या सावधानी इस कोरोना के दौरान बरतनी चाहिए? आजकल जैसे कि सब एडवाइस कर रहे हैं कि हमको पेपरलेस मनी का ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जितना हो सके कार्ड पेमेंट करें। जैसे कि आजकल पेट्रोल पंप में कार्ड पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर हमको आकस्मिक किसी से रुपए लेने पड़े हैं तो उसके बाद हम अपने हाथ को अच्छे से 20 सेकेंड तक धोएं और साथ ही साथ हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें अगर हम वहाँ पे हाथ नहीं धो पा रहे तो। सेम अखबार के लिए, अखबार वाले ये बोल तो रहे हैं कि सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अखबार को अपने एक अलग पैक में रखवाएं और उसके बाद जब उसको यूज़ करें, खोलें, तो मेक इट अ पॉइंट कि हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। लॉकडाउन के दौरान दिन रात काम कर रहे दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बेटी ने अपने पिता के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा है। 4वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची ने नोट में अपने पिता को इसी तरह दूसरों की मदद करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्ची ने लिखा, आप रात को सोते नहीं, आप घर देर से आते हो या कभी कभी घर भी नहीं आते। मैं आपको और आपके स्टाफ को अपनी परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कोलकाता में मिठाई की दुकानों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक खोलने की सरकार की तरफ से इजाज़त दी गई है। देश में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से राज्यों में मिठाइयों की दुकानें बंद हैं। नवरात्रि के बाद अब पहला बैसाख यानी 14 अप्रैल से बंगाली नया साल आने वाला है और ऐसे में लोगों के लिए त्योहारों का स्वाद फीका ना पड़े, इसलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। ज़्यादातर दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, जबकि दुकान के कर्मचारी मास्क और ग्लव्स पहनकर ही लोगों को मिठाइयां दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा को ये फैसला अटपटा लग रहा है। ये पार्टी का ओर से और जनता का सहयोग से हम लोग ये सहायता बांटने का काम कर रहे हैं। कारण
इतना बड़ा विपत्ति है, इसमें कोई सरकार अकेला कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए सरकार का हाथ बटाने का काम हम लोग कर रहे हैं, कारण जनता तक सामान नहीं पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में सब्जियां खरीदने पहुंचे लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है और 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। इसके बावजूद नागपुर सब्जी बाजार में इसका कोई असर ही नहीं दिखाई दिया। सुबह होते ही सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी थी कि आने जाने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही थी। सब्जियां लेकर बाजार पहुंचे ट्रक के पास हों या फिर सब्जियों की दुकानें, हर जगह लोग बेपरवाह दिखे। ज्यादातर लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही कोरोना के खतरे से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। कुछ ही लोग दिखे जो कपड़ों से अपने नाक और मुंह को ढके नजर आए। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात मुंबई के भायकला की सब्जी मंडी में भी दिखाई दिए, जहां सब्जियां खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मंडी खुलते ही सैकड़ों लोग लॉकडाउन की परवाह किए बगैर मंडी में दाखिल हुए और अपने सिर पर बोरियों में भरकर सब्जियां लेकर बाहर निकलते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवर खाने पीने की चीजों के लिए तरस गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ऐसे ही जानवरों को खाना खिलाने के लिए एक एनजीओ ने हाथ बढ़ाया है। इस एनजीओ ने करीब 300 जानवरों की जिम्मेदारी उठा ली है। ये एनजीओ जानवरों को खाना खिलाने के दौरान पूरी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। तो ये आज के दौर की सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण तस्वीर है, जहां लोगों को खाना खिलाना ज़रूरी है जिनके पास इस वक्त पैसे नहीं है कि वो अपना खाना जुटा पाएं। वहीं दूसरी तरफ जानवरों को भी खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कुछ एनजीओ आगे आए हैं। कन्याकुमारी में लॉकडाउन तोड़ने वाले एक लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में ड्रोन से उन पर नजर रखी जा रही है। कन्याकुमारी में लगातार लॉकडाउन तोड़ने की शिकायत के बाद पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया और आज पुलिस ने ड्रोन के जरिए कुछ लड़कों को समुद्र में तैरते हुए देखा, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सभी लोग भाग चुके थे। सभी लड़के इसी इलाके के रहने वाले हैं। चेन्नई की भुजाल जेल में बंद कैदी कानून के मुजरिम है। बावजूद इसके कैदी कोरोना वायरस की इस लड़ाई में कमांडो बनकर उभर रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चेन्नई की भुजाल जेल के कैदी मास्क बनाने में जुटे हैं और पिछले 2 हफ्तों के दौरान इन कैदियों ने 30,000 से ज्यादा मास्क बनाए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना वायरस के खतरे के बीच भीड़ लगाकर खड़े होने का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इससे जुड़े एक वीडियो में लोगों की भीड़ दिखाई दी और कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर मकान में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आए। वहां काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। दावा किया जा रहा है कि एक पक्ष के कुछ लोग एक मकान के सामने जुटे थे, जिसका मकान मालिक ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विरोध किया था, लेकिन इससे दूसरा पक्ष हमलावर हो गया और वहां जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। यूपी से खबर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4 होने के बाद पुलिस ने इलाके की सीमा को सील कर दिया है और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। दरअसल बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार के गया की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने की शिकायतें मिलने के बाद सुरक्षा में सख्ती करते हुए निगरानी की जा रही है। तो बिहार के गया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ड्रोन कैमरे से निगाह रखी जा रही है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में लोग लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो एहतियातन कदम उठाए गए हैं। निगरानी के लिए अब ड्रोन की तैनाती की गई है। की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां डॉक्टरों की मदद के लिए ताज ग्रुप आया सामने और ताज ग्रुप ने मुंबई के अपने सभी 5 5 स्टार होटल डॉक्टरों के ठहरने के लिए उनके दरवाजे खोल दिए हैं, यानी डॉक्टरों को देने का फैसला किया है। डॉक्टर वहां रुक सकते हैं, खाने पीने का भी इंतजाम ताज ग्रुप की तरफ से किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में दरअसल जो ताज ग्रुप है वो डॉक्टरों की सुविधा के लिए सामने आया है, डॉक्टरों की मदद के लिए सामने आया है, क्योंकि कई जगहों पर तस्वीर देखने को मिली थी किस तरीके से डॉक्टरों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डॉक्टर्स इलाज करें, सबके बीच ताज ग्रुप ने फैसला किया है कि वो अपने सभी 5 5 स्टार होटल में डॉक्टरों के लिए ठहरने और खाने का इंतजाम करेगा।
उत्तराखंड के रामनगर में लॉकडाउन के दौरान शादी करने वाले एक जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस जोड़े के शादी किए जाने की सूचना पुलिस को तब मिली जब गुरुद्वारे में भीड़ में लगी होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने वहां मौजूद कुल 15 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड के पाकुड़ में गांव में कोरोना मरीज के मिलने के बाद गांव के लोगों ने खुद ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गांव के लोगों ने रास्ता बंद करके बाहर के लोगों के गांव में आने पर रोक लगा दी है। और इधर यूपी के सीतापुर में एकजुट होकर नमाज पढ़ने वालों पर प्रशासन ने सख्ती से नजर रखी हुई है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और लोगों को एकजुट होने से रोका जा रहा है। पुलिस को जुमे की नमाज के लिए लोगों के जुटने की आशंका थी, जिसकी वजह से निगरानी की जा रही है। तो तस्वीरें यूपी के सीतापुर की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर नमाज को लेकर बहुत एहतियात बरती जा रही है और प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही है। एकजुट होने से लोगों को रोका जा रहा है। नमाज के लिए लोगों के जुटने की आशंका थी, इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां कोरोना का पहला मरीज सामने आया है। तबलीगी जमात से लौटे 71 साल का एक विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये विदेशी नागरिक थाईलैंड का रहने वाला बताया जा रहा है। 9 लोगों के साथ ये एक मरीज मस्जिद में रुका था, जिसके बाद मस्जिद के आसपास 1 किलोमीटर तक का दायरा सील कर दिया गया। मेडिकल टीम इलाके में पहुंच गई है। कोरोना नाम की महामारी जितनी तेजी से फैली है, उतनी ही तेजी से कोरोना से जुड़ी हुई सच्ची और झूठी खबरें भी फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर तो कोरोना से जुड़े मैसेज की बाढ़ सी आ गई है। ऐसा ही एक मैसेज कोलकाता में भी फैला, जिससे कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिलों में भी दहशत फैल गई है। हालत ये हो गई है कि पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा। इस मैसेज में ऐसा क्या था और क्या है इस मैसेज की सच्चाई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोलकाता के एक इलाके में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोलकाता का न्यू अलीपुर इलाका कोरोना का केंद्र है। लॉकडाउन में सब्जी लेने निकलना भी मौत को दावत देना है। कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके के बारे में सोशल मीडिया पर एक मैसेज पूरे राज्य में आग की तरह फैलने लगा। ये मैसेज कोरोना को लेकर था, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया था। ये मैसेज जिसके पास पहुंचा और जिसने भी इसे पढ़ा उसके होश उड़ गए, क्योंकि मैसेज में दावा ही कुछ ऐसा था। ये फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज नहीं है। न्यू अलीपुर कोरोना का केंद्र बन गया है। पी ब्लॉक में कोरोना के 15 मरीज हैं और मेरी गली में 2 मरीज। सभी लोग सावधान रहें। भले दाल चावल खाओ, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य को फल या सब्जी लेने के लिए बाजार मत भेजो। ये सही खबर है, इसे नजरअंदाज न करें और घर में कैद रहें। हम सभी के घर में बच्चे हैं, इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस मैसेज ने पूरे कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में दहशत फैला दी। घर घर इस मैसेज के चर्चे शुरू हो गए। इस मैसेज के सामने आने के बाद कई सवाल उठे। पहला सवाल तो यही है कि क्या न्यू अलीपुर के एक ही ब्लॉक में 15 कोरोना के मरीज हैं? क्या मैसेज दहशत फैलाने के लिए भेजा गया था? और क्या इस मैसेज के पीछे कोई बड़ी साजिश है? कोलकाता में दहशत फैलाने वाला ये मैसेज न्यूज 18 को भी मिला, जिसके बाद हमने इसकी सच्चाई पता करने का फैसला किया। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने मैसेज की सच्चाई पता करने के लिए सबसे पहले उस व्हाट्सएप ग्रुप का पता लगाया जहां से इस मैसेज की शुरुआत हुई थी। हमारी पड़ताल में पता चला कि इस वायरल मैसेज की शुरुआत स्मार्ट जूनियर्स नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से हुई। ग्रुप में एक महिला ने सबसे पहले ये मैसेज डाला था। इस महिला ने अपने बच्चे की क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता के ग्रुप पर यह संदेश भेजा था, जिसके बाद ये वायरल हुआ और इस वायरल मैसेज की पड़ताल स्थानीय पुलिस भी कर रही थी। पुलिस की पड़ताल में वो महिला भी मिल गई जिसने इस मैसेज को सबसे पहले भेजा था। पुलिस उस महिला के घर पहुंची और उसे थाने ले आई। थाने में पहुंचते ही महिला ने रोना शुरू कर दिया और अपने किए पर माफी मांगने लगी। आपका खुद का सपोर्ट में कुछ बोलने का है, कुछ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस और एनीथिंग एल्स दैट यू कैन वांट टू प्रोड्यूस दैट फॉर दिस रीजन आई हैव डन। जाने में सर गलती हो गई। आपका एक ही तो आंसर है, यू हैव डन द रॉन्ग।
महिला ने पुलिस से बार बार माफी मांगी, लेकिन पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में ये खबर झूठी पाई। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का विरोध करने के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार किया। केंद्र सरकार के सूत्रों ने दलील दी है कि सबसे पहले पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की अपील पर ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना था और फंड के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्यों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। जनवरी 1948 में बनाए गए पीएम नेशनल रिलीफ फंड के गठन से जुड़ा एक सरकारी सर्कुलर भी सामने आया है। इससे पहले विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि जब पहले से ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है तो पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या थी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के जवाब में सरकार ने दलील दी है कि पीएम केयर्स फंड कोरोना महामारी से लड़ने के लिए है और ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक सेटअप है जिसके सदस्यों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक पीएम नेशनल रिलीफ फंड हर तरह की राहत के लिए कार्यों के लिए मदद जुटाता है और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब इस फंड का जिम्मा पीएमओ के हवाले कर दिया गया था। लॉकडाउन के बीच गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए कुछ एनजीओ और मिशनरी संस्थाएं भी आगे आई हैं। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक मिशनरी संस्था ने भी गरीबों और बेसहारा लोगों को खाना खिलाया। इसके अलावा हरी बावली इलाके में भी कुछ व्यापारियों ने मिलकर गरीब लोगों को खाना खिलाया। इस भंडारे के अंदर तकरीबन दोपहर में हम 650 से 700 बंदों को खाना खिला रहे हैं और सुबह शाम को हम लोग 6 बजे शुरू कर देते हैं क्योंकि लॉकडाउन का सीन चल रहा है तो हम ये चाहते हैं कि जनता फटाफट खाना खा के अपने अपने घरों पे दोबारा चली जाए। यही है, जितना हो सकता है उतना बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने सीमा से लगे गांवों में राशन पहुंचाया। लॉकडाउन और बारिश की वजह से लोग खाने पीने की चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन सेना ने गांवों के लोगों तक मदद पहुंचाई। मदद मिलने पर गांवों के लोगों ने सेना की तारीफ करते हुए उनको शुक्रिया कहा। बारिश की वजह से हमारा घर भी टूट गया है तो हम बहुत गरीब लोग हैं। तो आज ये जो सरला बटालियन कृष्णा घाटी की जो आर्मी है उन्होंने हमारी आज यहाँ पे पहुँच के बहुत ही मदद की है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हर घर घर जाके गरीब लोगों की मदद की है और उनको घर जाके राशन दिया है उन्होंने, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 200-250 लोगों को जो है उन्होंने आके घर घर पे राशन दिया है और मदद की है और ये भी बोले हैं कि हमारे पास और भी जितनी मदद हो सके हम आपकी करेंगे। हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं उनको कि जिन्होंने हमें घर रख के इतनी हमारी मदद की है। ब्राजील की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले साओ पाउलो में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने बड़ी संख्या में कब्र तैयार करवा दी है। ब्राजील में कोरोना के अब तक 7,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 241 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखते हुए वहां की सरकार ने शवों को दफनाने के इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए और कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में कब्र खुदवाकर तैयार करवा दी गई, जिससे कि कोरोना से मरने वाले मरीजों को दफनाने में देरी न हो और इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में कब्रिस्तान के कर्मचारी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके लोगों के शवों को दफनाते दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और वहां पर परिवार के कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत दी गई। इस दौरान सभी संक्रमण से बचाव वाला सूट पहने नजर आए। वहां की सरकार ने सभी से साथ मिलकर कोरोना वायरस से निपटने की अपील की। Escolhe rico ou pobre, não escolhe atleta ou sedentário, militar ou civil. कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग अधिकारियों को फोन करते हैं तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। इस गांव के लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि प्रशासन उनके साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव कर रहा है क्योंकि उनके गांव का नाम कोरोना है। तो क्या सच में यूपी के गांव का नाम कोरोना है? यूपी के गांव का नाम सुनते ही दहशत फैल जाती है। आजकल कोरोना नाम की एक बीमारी आई है तो हम जिससे बोल देते हैं कि जी हम कोरोना गांव में रहते हैं तो वो तो वैसे ही डर जाता है, फोन काट देता है। कोरोना के नाम पर गांव के लोगों से भेदभाव हो रहा है। सभी कोरोना ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। जो लोग इधर उधर खड़े हैं या टहल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने घर पर ही रहें, बाहर न निकले। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं हमसे यही कहते हैं कि भैया ये कोरोना अपना रोको, ये तो पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है।
सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश का एक गांव फिलहाल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अखबारों में भी इस गांव के बारे में खबरें छप रही हैं। तो लोग इस गांव के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ये पूरा गांव कोरोना से संक्रमित है, इस गांव से दूर रहें। तो कोई इस गांव की तस्वीर के साथ ये कह रहा है कि सीतापुर जिले के इस गांव के लोगों से मिलना खतरे को निमंत्रण देना है। इनसे किसी भी तरह का संपर्क कोरोना को बुलावा देने से कम नहीं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि आखिर इन मुश्किल हालात में उत्तर प्रदेश के इस गांव के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या वाकई प्रशासन यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की मदद पहुँचाने से कन्नी काट रहा है? क्या वाकई इस गांव के लोग कोरोना से संक्रमित हैं और संक्रमण की वजह से ही इस गांव को अलग थलग कर दिया गया है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने पहले सीतापुर जिले के इस गांव का पता लगाया। वहां पहुंचकर लोगों से बात की तो इस गांव के लोगों की परेशानी की असल वजह का पता चला, और वो वजह है इस गांव का नाम। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के इस गांव का नाम कोरोना है। कोरोना गांव की आबादी 8000 है और यहाँ के लोग खेती पर निर्भर है। हमारी तफ्तीश में पता चला कि ये गांव 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य के 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। ये गांव धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। यही नहीं, यहाँ पर द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर भी है, जिसमें परिक्रमा के समय लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा करने आते हैं। लेकिन फिलवक्त कोरोना गांव अपने नाम की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ के लोगों को अपने गांव के नाम की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस गांव के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कभी ऐसी दहशत नहीं हुई। इस समय तो आप जो देख रहे हैं कि रोड पे कोई भी निकलना नहीं जा रहा है, बिल्कुल सुनसान क्षेत्र हो चुका है। जबकि यहाँ जो है नेमिस की वजह से काफ़ी भरा हुआ रहता था, जो आज की रोड देखने में कि कोई भी रोड पे निकलना नहीं चाह रहा। एक तरफ इस गांव के लोग कोरोना की वजह से घरों में रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की अनदेखी से परेशान। जबकि सच्चाई तो ये है कि कोरोना वायरस से इस गांव और यहाँ के लोगों का कोई संबंध नहीं है। कोरोना गांव का एक भी शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। यहाँ के लोग सरकार की बात मानते हुए घरों में हैं, जिसका गलत मतलब निकाला जा रहा है और गांव के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, रास्ते में पुलिस वाला या कोई भी पूछता है तो हम बोलते हैं कोरोना जा रहे हैं, तो अचानक वो घबरा जाता है कि ये तो कोरोना नाम की बीमारी है। तो हमारे गांव का ही नाम कोरोना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब ये कि इस गांव के लोग ना तो कोरोना से संक्रमित हैं, ना ही कोरोना नाम की महामारी ने इस गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कुछ लोग इस गांव के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं, जिसका खमियाजा यहाँ के बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन भी सिर्फ गांव के नाम की वजह से लोगों की तकलीफ सुनने को तैयार नहीं। जबकि सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का ये गांव लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहा है। यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं। गांव की एक दुकान के बाहर ये गोल घेरे इसकी तस्दीक करते हैं। तो हम लोग जब फोन करते हैं कहीं पे भी बोलते हैं कि भैया हम कोरोना से बोल रहे हैं, तो आदमी फोन काट देता है। खाली इस वजह से काट देता है कि भैया कोरोना कौन चीज है, ये तो मेरे साथ जोक कर रहा है कोई। कोरोना वाकई में कोई मजाक नहीं, ये एक गंभीर बीमारी है। लेकिन फिलहाल यही बीमारी कोरोना गांव के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। जबकि सच तो यह है कि कोरोना गांव को लेकर फैलाई जा रही खबरें सरासर गलत हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने आए 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सरकार ने लिया है ये फैसला। आपको बता दें ये वही लोग हैं जो निजामुद्दीन के मरकज में जो धार्मिक कार्यक्रम हुआ था तबलीगी जमात का, उसमें शामिल होने के लिए आए थे और कई लोग कोरोना पॉजिटिव थे। अब इसकी वजह से जो कोरोना संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, कई मामले सामने आ चुके हैं और अब कोशिश ये कि उस जलसे में, उस धार्मिक कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे उनको खोजा जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए
और जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनको इलाज दिया जाए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जो विदेशी नागरिक जो इस जलसे में शामिल होने के लिए आए थे उन सभी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां हरदा में जिला आर्टिस्ट पेंटर एसोसिएशन ने लोगों तक लॉकडाउन का पालन का संदेश पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इन कलाकारों ने सड़कों पर ही घर पर रहने का संदेश पेंट कर दिया। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर अपने खर्च पर सड़कों पर घरों से ना निकलने का संदेश लिखा। तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत और पूरी तरह से देश में एक सुर में एक आवाज को पेश करती हुई तस्वीर है मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां जिला आर्टिस्ट पेंटर एसोसिएशन ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए ये संदेश सड़कों पर ही लिख दिया है। और इन कलाकारों ने ये जो संदेश लिखा है ये खुद अपने पैसों से लिखा है, किसी से पैसे मांग कर नहीं, बल्कि कौमी एकता का इन्होंने संदेश दिया है। मध्य प्रदेश की सी ओर से खबर, जहां गांव में कोरोना वायरस से बचने के लिए इंसान ही नहीं जानवरों को भी मास्क लगा दिए गए हैं। चंदेरी नाम के गांव से आई तस्वीरों में बैल भी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल जानवरों में कोरोना वायरस होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने एहतियात के तौर पर गांव के जानवरों को। राजस्थान से खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 161 तक पहुंची है। आज एक ही दिन में राजस्थान में कोरोना के 28 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। दौसा में, उदयपुर में 3 केस है, दौसा में 1 केस है और इसके साथ ही साथ ईरान से भारत लाए गए लोगों में से 3 में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। आज राजस्थान में पॉजिटिव आए 28 मामलों से 21 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसमें 161 लोग शामिल हो गए हैं। आज एक ही दिन में राजस्थान में कोरोना के 28 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दौसा में 1, उदयपुर में 3 केस के साथ साथ ईरान से भारत लाए गए लोगों में से 3 में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। आज राजस्थान में पॉजिटिव आए 28 मामलों में 21 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है ये कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि तबलीग से जुड़े लोगों में कोरोना के ताबड़तोड़ मामले सामने आने के बाद मौलाना साद देश की कई जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। जांच एजेंसियां मौलाना साद से जुड़े तमाम इनपुट खंगालने में जुट गई है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक यूपी के शामली में मौलाना साद का आलीशान फार्म हाउस है और कई महंगी प्रॉपर्टी हैं। मौलाना साद के पास कई महंगी कारें भी हैं। इसके अलावा मौलाना साद के 3 बेटों के पास भी करोड़ों की संपत्ति होने की जानकारी है। फिलहाल पुलिस, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां मौलाना साद की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है। तो कई जांच एजेंसियों के रडार पर मौलाना साद आ गया है, क्योंकि लगातार तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो जानकारियां हैं उनसे जुड़े हुए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसमें ये जानकारियां मिल रही है कि यूपी के शामली में फार्म हाउस और कई महंगी प्रॉपर्टी है मोहम्मद साद के पास और उसके बेटों की संपत्ति की भी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से उन अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है जिनमें कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही सभी क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग की है। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से तबलीगी जमात के लोगों ने वहाँ मौजूद नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और मौजूदा जो सपोर्ट सिस्टम है उनको प्रभावित करने की, उनके साथ बदसलूकी करने की कई कोशिशें की। इस तरह के कई मामले आए। कुछ ऐसे भी मरीज थे जिन्होंने इमारतों से छलांग लगाने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस फोर्स की ज़्यादा तैनाती से बेहतर ये होगा कि वहाँ पर सुरक्षा चौकस होगी और अगर इस तरह का कोई बदसलूकी का घटनाक्रम होता है तो उसे जल्द रोका जा सकता है। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में पंचमहाल जिले के एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ ही गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 8 पहुंच चुकी है और इस तरह देश में कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 2301 पहुंचा है। अहमदाबाद में जो 7 मामले सामने आए उनमें से एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिरोजाबाद में अलग अलग जगहों से 28 लोगों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन को आशंका है कि पकड़े गए 28 लोगों में से 4 लोगों को संक्रमण भी है। आशंका के मद्देनजर तबलीगी जमात से जुड़े ये लोग फिरोजाबाद की 3 मस्जिदों में रहे। उस पूरी मस्जिद के इलाके को आसपास से सील किया गया है। उधर बांदा में तबलीगी जमात में शामिल हुआ शख्स पकड़ा गया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों के जरिए छापा मारा है, उन्हें पकड़ा है, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। पकड़ा गया शख्स हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम से खबर है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुवाहाटी में एक नया आईसीयू वार्ड बनाया गया है, जिनमें 162 बेड हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस वार्ड का उद्घाटन किया। असम के गोवालपारा जिले में कोरोना के 3 नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 16 पहुंच गई है। असम में मिलने वाले सभी मरीजों में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब इस सभी मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता भी लगाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा में 13 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सख्ती की चेतावनी दी है। पुलिस की टीम गली मोहल्लों में भी लगातार गश्त लगाकर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कर रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर है, तो इस तरह से पुलिस लोगों को लाउडस्पीकर के ज़रिए आगाह कर रही है, जानकारियां पहुंचा रही है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, ये आपके हक में है, और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो हमें आपके प्रति सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। पुलिस ने यूपी के आगरा में छापा मारकर 1800 लीटर सैनिटाइजर जब्त किया है। पुलिस और प्रशासन की टीम को खबर लगी है कि कारोबारी ने अपने घर में भारी मात्रा में सैनिटाइजर जमा करके रखा था। खबर मिलने के बाद पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने वहां छापेमारी की। छापेमारी में 1800 लीटर सैनिटाइजर बरामद हुआ। कोरोना वायरस के कारण से सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत सारी है मार्केट में। हम लोगों ने इसी सूचना पे हम यहाँ पे एसीएम प्रथम के साथ और यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की टीम के साथ यहाँ पे आए, और यहाँ पे देखा गया कि 1800 लीटर से ज़्यादा इन्होंने होल्ड कर रखा है। जिस जगह पे ये होल्ड कर रखे थे वो गोदाम नहीं है, बल्कि एक घर है, और जहाँ पे ये नहीं कर सकते थे ऐसा, ड्रग टीम द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना वायरस के खतरे के बीच भीड़ लगाकर खड़े होने का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इससे जुड़े एक वीडियो में लोगों की भीड़ दिखाई दी और कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर मकान में जमकर तोड़फोड़ करते दिखे। वहां काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। दावा किया जा रहा है कि एक पक्ष के कुछ लोग एक मकान के सामने जुटे थे, जिसका मकान मालिक ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विरोध किया था, लेकिन इससे दूसरा पक्ष हमलावर हो गया और वहां जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान के जोधपुर मंडल में रेलवे कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ 150 कोच को आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम हो रहा है। वार्ड बनाने के लिए स्लीपर कोच में बर्थ को हटाकर जगह बनाई जा रही है। मुंबई के तिलक नगर में बेस्ट बस सेवा में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। ये कर्मचारी वडाला बस डिपो में तैनात है, जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज का घर जिस इमारत में था उसे भी क्वारंटीन किया गया है। मुंबई के कुछ इलाकों में बेस्ट की सेवा जरूरी काम के लिए जारी रखी गई है, जिससे ये कर्मचारी भी वहां पर तैनात है। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि जिस कोरोना वायरस के आगे सारी दुनिया उठने टेकती नजर आ रही है, हम उस जानलेवा कोरोना वायरस को हराने की स्थिति में है। बस जरूरत है तो लोगों के सहयोग की और उन नियमों का कड़ाई से पालन करने की, जिससे इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण के सिलसिले को रोका जा सके। जिस प्रकार से पहले ही दिन से सलाह दी और सलाह देने के बाद जिस प्रकार से सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में निरंतर काम कर रहे हैं,
उसी का शायद ये परिणाम है कि इस कोविड-19 की आंधी तूफान ने सारी दुनिया के अंदर एक प्रकार से तबाही मचा दी, उसको हम भारत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। कोरोना के संक्रमण को फैलने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है गुजरात के सूरत से। यहां तकरीबन 17,000 मकानों में रहने वाले 55,000 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। दरअसल इस इलाके में एक लॉन्ड्री चलाने वाला शख्स संक्रमित हो गया था और कई परिवारों के घरों तक कोरोना संक्रमित शख्स के हाथों इस्त्री किए हुए कपड़े पहुंचे। इलाका संकरा और तंग गलियों वाला है, लिहाजा वायरस फैलने की आशंका के मद्देनजर तमाम इलाके को क्वारंटीन करना पड़ा है। और इधर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में जुटी अहमदाबाद पुलिस इन दिनों ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। दरअसल ड्रोन से जब सर्वेलेंस रखी जा रही थी उसी वक्त कुछ लोग मैदान में वॉलीबॉल खेलते नजर आए। ड्रोन ने लोकेशन देखकर पुलिस कर्मियों को वहां पहुंचने की जानकारी दी और 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। मुंबई में शिवाजी नगर पुलिस थाने के अधिकारी कोरोना से लड़ाई में जुटे हैं, लेकिन साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आए हैं। पुलिस के कर्मचारी रात के वक्त जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। दिन में कर्मचारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाते हैं, लेकिन रात में खाने की समस्या से जूझ रहे लोगों की तलाश कर उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच लोग घरों से ना निकले, इसके लिए यूपी के संभल समेत आसपास के इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। इसके तहत डीएम अविनाश सिंह और एसपी यमुना प्रसाद लगातार इन इलाकों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रशासन ड्रोन के जरिए भी लोगों पर नजर बनाए हुए है और लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती किए जाने की चेतावनी दे रहे हैं।